Hello everyone, welcome to ISPCS Mentor. I am Brijesh and again warm welcome to The Hindu Daily News Analysis. दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पूरी लगन, ऊर्जा और तत्परता के साथ अपने एग्जाम में लगे होंगे। और मैं लेके आ गया हूं आपके लिए आज का द हिंदू का न्यूज डिटेल डिस्कशन। तो देख लेते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको देख लेते हैं। तो एक बार नजर लगाते हैं हम। आज की पहली न्यूज हो जाती है बांग्लादेश के छात्रों ने यूनुस को अभी नेतृत्व करने को कहा। और आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें आप देखेंगे 7 to 8 न्यूज बांग्लादेश पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पे दो न्यूज लेके रखे हैं, उसी से हम जो टोटल चीजें हैं कवर करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी इस पे डिस्कशन हो रखा है। नेक्स्ट आते हैं हम, दूसरी आज की न्यूज हो जाती है चीनी के विकल्प के रूप में सुक्रोलोज का विवेकपूर्ण उपयोग। ये क्या होगा, मधुमेह जो रोगी होंगे उनके लिए एक अध्ययन में सहायक है। नेक्स्ट आज के इंपॉर्टेंट एक फैक्ट देखेंगे तीज का महत्व। और नेक्स्ट आज की न्यूज हो जाएगी 2500 साल पहले आए भूकंप ने अचानक गंगा नदी के मार्ग में बदल दिया। और आज की अगली न्यूज होगी वोज वेटलैंड के बारे में। और आज का जो एडिटोरियल होगा पोषण की कमी वाले गरीबों की गिनती। तो इस तरीके की आज की जो टोटल न्यूज है उसको देखेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज। तो यहाँ पे हम दो आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। वैसे आज जैसे हमने बताया कि आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें ज्यादातर जो न्यूज है वो बांग्लादेश से रिलेटेड जो अभी वहां पे हो रहा है उसके बारे में डिटेल कवर है। तो सबसे पहले हम आज आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं कि जो अभी जो वहां पे जो विरोध हो रहा है उसकी शुरुआत कैसे होती है। तो हमें सबसे पहले उसके इतिहास में देखना होगा, वहां पे जाना होगा। उससे हम एक आपको एक डिटेल ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की शुरुआत कैसे होती है। तो हम जैसा आपको पता है 1947 में भारत क्या होता है, आजाद होता है। और भारत के साथ दो देशों का यहाँ पे क्या होता है, दो देश अस्तित्व में आते हैं। तो 1947 में जैसे पाकिस्तान भी क्या होता है, अस्तित्व में आता है। और पाकिस्तान दो भागों में बटा होता है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। एक कौन सा होता है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट था। अब कैसे, जो यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान था वहां पे ज्यादातर जो मैक्सिमम लोग थे वो बंगाली स्पीकिंग पब्लिक थी। यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या बोलते थे, बंगाली बोलते थे। और कल्चरल रूप से भी जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान अलग है। ये शुरुआत हो जाती है, वहीं से विरोध हो जाता है अस्तित्व के लेके, क्योंकि अगर एक नेशन है तो एक तरफ दो भागों में बटे हुए हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के लेके बात होती है। ये रिप्रेजेंटेशन से बात आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि यहाँ के जो ईस्ट पाकिस्तान के जो मुख्य लीडर होते थे यहाँ पे आवामी लीग पार्टी कौन सी थी, आवामी लीग पार्टी थी। और इसके मुख्य जो नेता थे वो थे शेख मुजाबिर मुजाबिर रखवी शेख मुजाबिर शेख मुजाबिर रहमान। इसके मुख्य क्या थे, नेता थे। और ये कंटिन्यू ये मांग उठती रही। फिर आती है बात 1971 की। 1971 में दोस्तों होता क्या है, 1971 की बात आती है। तो 1971 में होता क्या है कि 1971 में पाकिस्तान का होता है इलेक्शन। वहां पे इलेक्शन होता है जिसमें जो आवामी लीग थी ये बहुमत में आती है। अब बहुमत में आती है और इसके मुख्य नेता रहते हैं शेख मुजामिर रहमान। अब मुजामिर रहमान क्या होते हैं, अपने आप को एज ए पीएम, अपने आप को क्या है, ये पीएम कैंडिडेट होते हैं, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होते हैं। बट इसका वेस्ट पाकिस्तान की ओर से विरोध होता है। अब विरोध होता है, इनको रोका जाता है कि ये पीएम नहीं होते हैं। इसी के साथ ये विरोध के साथ साथ यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट कर लिया जाता है। जब अरेस्ट हो जाते हैं ये, तो ये जो ईस्ट पाकिस्तान से एक बहुत ज्यादा विरोध होने लगता है। अब और विरोध बढ़ता है। अब बात यहां तक आ जाती है कि हमको क्या दो, इंडिपेंडेंस दो। हम अब एक अलग नेशन की बात यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। ये बात करने लगते हैं कि हमको इंडिपेंडेंस दो। इंडिपेंडेंस तक की बात आ जाती है। और यहाँ पे आगे चल के 1971 का इंडिया पाकिस्तान वार आ जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में और इसमें भारत का क्या रोल होता है, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको देख लेते हैं। तो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। यहाँ पे हम देखते हैं पाकिस्तान क्या कर देता है, भारत पे अटैक करता है। और यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात होती है कि जो उस समय पाकिस्तान का मुख्य सहयोगी कौन होता है, यूएस होता है। यूएस मुख्य सहयोगी होता है। और इवन यहाँ तक होता है कि यूएस की जो नेवी है, सेवंथ नेवी जो है वो हमारे क्या होती है, बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। उस समय जो इंडिया की तरफ से नेतृत्व कर रही होती हैं इंदिरा गांधी, वो अब भारत के लिए एक संकट का विषय हो गया, क्योंकि यूएस ने यहां तक कि अपनी नेवी ला दिया बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में यूएस की नेवी आ गई। अब जो इंदिरा गांधी होती है उस समय की जो पीएम होती है,
क्या करते हैं, रसिया के पास जाते हैं और यहीं पे होता है इंडिया रसिया फ्रेंडशिप ट्रीटी। इंडिया इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है, इंडिया रशिया फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण भारत की एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में रशिया आ जाता है। और यहाँ पे जैसे यूएस ने अपनी नेवी को बे ऑफ बंगाल में उतार दिया है, वैसे ही रशिया ने भी अपनी नेवी को यहाँ पे उतार देती है, रशिया की भी यहाँ पे नेवी आ जाती है। और इस दौरान होता क्या है कि जो ईस्ट पाकिस्तान होता है, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां से बहुत भारी मात्रा में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत ज्यादा वहां के जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, बांग्लादेश जो वर्तमान में है, वो भारत में आते हैं। तो एक तरह से एक समस्या बढ़ती जाती है। और यहाँ पे आगे ये इतना बढ़ जाती है कि यहाँ पे ये युद्ध होता है 1971, और वहां पे होता है एक बांग्लादेश क्या होता है, एक राष्ट्र के रूप में उभर के आता है। तो इस तरह से होता है बांग्लादेश का यहाँ पे हो जाता है निर्माण। ये पाकिस्तान का जो ईस्ट, अभी हमने देखा जो ईस्ट पाकिस्तान था, वही 1971 में इस युद्ध के बाद बांग्लादेश के रूप में उभर के आता है। अब हम बात करते हैं, अब ये तो बांग्लादेश क्या हो गया, बांग्लादेश एक नेशन तो बन गया, बांग्लादेश क्या हो गया, एक नेशन बन गया। अब इसके जो पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, वही जो उस समय के नेता थे, शेख मुजीबुर रहमान, ये क्या बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी इनकी जो मुख्यतः पॉलिसी होती है, जैसे भारत की थी गुड निरपेक्ष नॉन अलाइनमेंट, जो थी पार्टी वो थी मुख्य उनका, अगर हम बात करें जो फॉरेन पॉलिसी थी, नॉन अलाइनमेंट की थी, गुड निरपेक्ष की थी, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी। और एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट भी ये देखते हैं, फ्रेंडशिप टुवर्ड आर्ट ऑल, फ्रेंडशिप टुवर्ड ऑल मतलब दोस्ती सबके साथ, मैलिस टुवर्ड्स नन मतलब दुश्मनी किसी के साथ नहीं। मतलब एक तरह से इनकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है, वो नॉन अलाइनमेंट में होती है, किसी भी पार्ट नहीं, ना तो रशिया उस समय जो वर्ल्ड था वो बाइपोलर था, दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक का नेतृत्व रशिया के द्वारा किया जा रहा था और दूसरे का नेतृत्व किसके द्वारा, यूएस के द्वारा किया जाता है। तो वहीं पे बांग्लादेश आजाद होने के बाद किसी की ओर नहीं जाता है और एक नॉन अलाइनमेंट कंट्री बन के रह जाता है। और मुख्यतः इसका क्या रहता है कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ही कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पे बात होती है बांग्लादेश की। अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण इवेंट है जिसको हमको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, 1975 का। 1975 में होता क्या है दोस्तों, 1975 में एक कंटिन्यू एक क्या रहते हैं, अभी शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री रहते हैं। 1975 में होता है क्या दोस्तों कि ये शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेटेड कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है वहां की आर्मी के द्वारा। जैसे आज वर्तमान में आर्मी रूल कर रही है, वैसे ही 1975 में एक बार बांग्लादेश में और तख्ता पलट होता है और वहां के आर्मी के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों यहाँ तक केवल शेख मुजीबुर रहमान तक की ही हत्या नहीं होती है, उनके जितनी भी फैमिली होती है, मतलब उनके फैमिली में टोटल 18 मेंबर होते हैं, उन सब की हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से जो वहां के प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, साथ में उनकी पूरी फैमिली की क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। तो वर्तमान में भी जो अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, वो कौन थी, जैसे आपको पता है शेख हसीना। शेख हसीना क्या थी, प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये कौन है दोस्तों, ये है इन्हीं की, शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। अब हम यहाँ पे भी आपको बता रहे हैं कि 1975 के जो में आ, शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेटेड कर दिया जाता है, साथ में 18 मेंबर की भी हत्या कर दी जाती है। तो ये कहाँ थी दोस्तों, उस समय जो ये अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उस समय ये बांग्लादेश में नहीं होती है, उस समय ये लंदन में होती है, इसीलिए ये बच गई होती हैं। उसके बाद भी वहां कई सालों तक 1981 तक क्या रहा, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन होता है, उसके बाद 1981 तक क्या रहती हैं, तरह से वहां पे आर्मी का शासन रहता है। और इस ड्यूरेशन में ये शेख हसीना जैसे अभी भारत में आश्रय ली हुई है, उस बार भी वहां पे भी उस समय भी भारत में आके आश्रय लेती हैं शेख हसीना। और यहाँ भारत में उनके द्वारा एक तरह से उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको पूरी सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। और इस तरीके से ये रही शेख हसीना की शुरुआत, हम देखते हैं यहाँ पे। और यहीं पे बात करते हैं कि यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि इस जो एसेसिनेशन हुआ 1975 से 1981 के दौरान, इस दौरान शेख हसीना यहाँ रही। और यहाँ पे एक तरह से हम भारत के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे हम एक रिलेशन देखते हैं कि हमारा बांग्लादेश के साथ जो इतना अच्छा रिलेशन है, तो कैसे डेवलप होता है। तो वो अब यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे उनकी पूरी तरह से एक तरह से हम देखते हैं यहाँ सिंपैथी और उनका पूरा देखभाल होता है, पूरा उनका देखभाल होता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जब वहां पे स्थिति सुधरती है, तो फिर अब
जहाँ पे ये जो वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पे जाती हैं। और दोस्तों एक और जो इम्पोर्टेंट है वहां पे बात करने के पहले कि एसेसिनेशन यहाँ पे कौन किया, जो शेख मुजीबुर रहमान है उनकी हत्या एसेसिनेशन कौन किया। तो दोस्तों जैसे पाकिस्तान के एक इम्पोर्टेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जमात 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 इस्लामी। ये क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, एक तरह से संगठन है पाकिस्तान का ही। इसकी एक विंग जो है बांग्लादेश में भी काम कर रही है, बांग्लादेश में भी एक विंग काम कर रही है। और दोस्तों इसी ने शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन भी किया था, हत्या भी की थी, साथ में उनकी सारी फैमिली मेंबर का भी हत्या की थी। और इसी ने जो अब बात करते हैं जमात इस्लामी, इसका मुख्य टारगेट क्या है, इसको पसंद नहीं है पाकिस्तान का जो सेपरेशन है, इसको पसंद नहीं, ये नहीं चाहता कि बांग्लादेश एक मतलब एक राष्ट्र के रूप में रहे। ये चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान का भाग बनाना, और यहाँ पे भारत के अगेंस्ट और एक उग्रवादी संगठन के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है जमात इस्लामी। और इसका जो सपोर्ट होता है पाकिस्तान के तरफ, पाकिस्तान इसका सपोर्ट करता है। ये तो बात हो गई। और जो दूसरी पार्टी है यहाँ पे बांग्लादेश में, एक और पार्टी, जैसे एक तो इनकी हो गई आवामी लीग जिसको शेख हसीना लीड कर रही है, जो इनकी अपोजिशन पार्टी है वो बीएनपी है। बीएनपी दूसरी पार्टी क्या है, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी। और इसको कौन लीड कर रहा है, इसको जो लीड कर रही है वो है खालिदा जिया, खालिदा जिया। इसकी मुख्य कौन है, खालिदा जिया। और ये इनको कहा जाता है, माना जाता है कि जो खालिदा जिया है ये प्रो पाकिस्तान है, ये प्रो पाकिस्तान है। और एक जब ये नेतृत्व में आती हैं वो चीन को समर्थित करती हैं, चीन को समर्थित करती हैं। और जो पाकिस्तान का हमने बात किया महत्वपूर्ण संगठन जमात इस्लामी, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिनकी मुख्य कौन है, खालिदा जिया, इनको क्या करती है, समर्थन करती है। तो ये बात हुई, इसको हम अभी परिप्रेक्ष्य में रखना जरूरी होगा क्योंकि आगे के डिस्कशन में इनका मुख्य उल्लेख होता है। अब बात करते हैं कि 2009 में ये बनती है, जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, आवामी लीग की सरकार आती है, आवामी लीग की सरकार आती है। और यहाँ की प्रधानमंत्री बनती है शेख हसीना, शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और ये शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये क्या करती हैं कि ये जो मुख्य जो यहाँ पे इस ड्यूरेशन में जो आवामी लीग का जब 1971 में बांग्लादेश क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, उस समय जो आवामी लीग के जो कार्यकर्ता थे, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता के समय, बांग्लादेश के क्या स्वतंत्रता के समय जो लोगों ने भाग लिया, जो बलिदान दिया, उनके परिवार के लिए, उनके जो डिपेंडेंट है उनके परिवार वालों के लिए ये क्या करती हैं, एक रिजर्वेशन लाती है। और ये रिजर्वेशन क्या होता है, मुख्यतः इसको कहा जाता है कोटा सिस्टम, इसको कहा जाता है कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम, कोटा सिस्टम मींस जो वहां के जो ड्यूरिंग स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो बांग्लादेश के समय जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, मुख्यतः आवामी लीग पार्टी के ही सदस्य थे उस समय, इसी पार्टी ने तो शुरुआत किया था। तो उनके जो परिवार के जो होंगे उनको क्या दिया जाएगा, एक तरह से जो सार्वजनिक पद होंगे, जो सरकारी नौकरी उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। और एक कोटा कितना किया जाता है, ये कोटा होता है 40%, 40% कोटा होता है। और ये बात किया जाता है शेख हसीना के बारे में, बात किया जाता है शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने इकोनॉमिक, अगर हम बात करें इनके प्राइम मिनिस्टर का, इनका टोटल कार्यकाल के बारे में बात किए तो बांग्लादेश को इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, इन्होंने बांग्लादेश को क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ तो दिया, बांग्लादेश का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। और हम देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपमेंट भी देखते हैं, डेवलपमेंट देखें अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, या बात करें हम इंडस्ट्रियल, एक तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें, ये तो बहुत हुआ, ये मतलब इनकी सरकार ने बांग्लादेश विकास तो बहुत किया। बट कुछ इनके अपोज भी बातें की जाती हैं, इनके अगर हम बात करें इनके बारे में निगेटिव क्या बात की जाती है, इन्होंने बहुत सारा क्या किया, ह्यूमन राइट का वायलेशन किया, ह्यूमन राइट का वायलेशन किया, ह्यूमन राइट का क्या किया, वायलेशन किया। ह्यूमन राइट के वायलेशन के साथ साथ इनके बारे में कहा जाता है कि जो अपोजिशन थी हमेशा ये क्या करती थी, जो अपोजिशन होती थी, अपोजिशन की आवाज को दबाने का काम करती थी, आवाज को इन्होंने क्या किया, अपोजिशन की आवाज को इन्होंने दबाया, अपोजिशन की आवाज को दबाया। इसके बारे में निगेटिव चीज बोली जाती है कि इसके कार्यकाल में हुआ।
अब हम बात ये तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अगर हम बात करें कि जो अभी आंदोलन हुआ छात्रों के द्वारा, इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसका परिणाम क्या होता है, इसकी बात करते हैं हम। तो अगर हम बात करते हैं आंदोलन की, जो वर्तमान में आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, तो आंदोलन की शुरुआत होती है किसके, कोटा सिस्टम, जो हमारा कोटा सिस्टम बताया हमने कि जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए उनके सदस्यों को 40% का क्या दिया जाएगा, कोटा दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी के अगेंस्ट में क्या होता है, कोटा सिस्टम का क्या होता है, विरोध होता है। विरोध होता है। विरोध का कारण क्या होता है, विरोध कहते हैं कि जो मेरिट सिस्टम, ये क्या होता है, ये मेरिट सिस्टम का क्या है, अगेंस्ट है। ये मेरिट सिस्टम के क्या है, अगेंस्ट, इसकी बातें की जाती है कि मेरिट सिस्टम के ये क्या है, अगेंस्ट है। अब बात करते हैं कि मेरिट सिस्टम का अगेंस्ट है कि 40% सीटें क्या होती है, उनके फैमिली मेंबर के लिए रिजर्व होगी, अब बाकी बचा उसमें अदर रिजर्वेशन की बात हो जाती है। ये विरोध स्टार्ट होता है। इसी विरोध के दौरान ही 2011 में, विरोध तो इसका चलता रहता, और एक इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट और हो जाती है कि 2011 में, 2011 में जो शेख मुजाबिर रहमान थे, तो शेख मुजाबिर रहमान को क्या दिया जाता है, बांग्लादेश के बांग्ला देश के एज अ क्या होता, फादर को बना दिया जाता है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता, बांग्लादेश के क्या होता है, नेशंस फादर बना दिया जाता है, राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाता है। इससे और विरोध होने लगता है, और इस विरोध के बाद ही सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आता है। इसका अगेंस्ट विरोध होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में पिक्चर में आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो एक कोटा है उसको रद्द करता है, कोटा को रद्द करता है। और कोटा की जगह उसने एक नया रूल देता है कि जो कोटा होना चाहिए, तो 40 पैसे, ये जो 40% का कोटा है इसको रद्द करके कोटा को 5% कहते हैं। 5% क्या होगा, कोटा निर्धारित होगा, तो मतलब 5% सीटें ही रिजर्व होगी। उसके अलावा अगर बात करें तो 93% जो सीट होगी वो किससे भरेगी, वो मेरिट सिस्टम पे वो मेरिट पे होगी। और बचा बचा कितनी परसेंट, 2% सीट जो होगी वो किस पे होगी, जो 2% सीट होगी दोस्तों, जो 2% सीट होगी वो किस पे होगी, 2% जो रिमेनिंग सीट हुई वो बचेगी, वो किस पे होगी, वो होगी, जैसे हम बात करें कि जो हैंडीकैप्ट के अलावा अगर हम बात करते हैं, हैंडीकैप्ट के अलावा अगर हम बात करें तो माइनॉरिटी पीपल हो गए, और ट्रांसजेंडर, इस तरीके से 2% की बात की जाती है। बट इस बात को, सुप्रीम कोर्ट को, डिसीजन को, जो तत्कालीन वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं होती है ये बातें। तो इससे विरोध और बढ़ता जाता है, विरोध और बढ़ता जाता है। और जो विरोध कर रहे होते हैं लोग, विरोध जो कर रहे होते हैं, मेन बात ये आती है कि विरोध क्या हुआ, कंटिन्यू बढ़ता गया। अब विरोध बढ़ता गया, बट जो सरकार थी उसका क्या कहना था कि जो विरोध कर रहे हैं, तो वो विरोध क्या है, वो एक तरह से इनको न दिया जाता है, ये टेररिस्ट हैं, ये जो अगेंस्ट में पार्टी है बीएनपी, बीएनपी के क्या है, सपोर्टर हैं, ये बीएनपी के, यहाँ पे बात की जाती है बीएनपी के सपोर्टर हैं। और कहा जाता है ये जमात इस्लामी संगठन के, ये जमात इस्लामी संगठन के लोग हैं, जमात इस्लामी संगठन के लोग हैं, इसको कह दिया जाता है। और इस विरोध को कंटिन्यू दबाने की बात की जाती है। और जो प्रोटेस्टर होते हैं, जैसे जो प्रोटेस्ट किया जाता है, उनको कई बार क्या किया जाता है, उनको उनको मारा जाता है, जो प्रोटेस्टर होते हैं उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है। और ये विरोध दबाने की कोशिश की जाती है, उनको ऊपर क्या होता है, कई धाराएं लगाई जाती है, उनको कैद किया जाता है, जो विरोध कर रहे होते हैं छात्र संगठन। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। और ये बढ़ते के साथ साथ यहाँ पे एक बात और होती है, ये तो विरोध चल ही रहा होता है, और ये इसमें दूसरी घटना और हो जाती है। दूसरी घटना क्या होती है दोस्तों, जैसे बांग्लादेश में जब इलेक्शन होता है, ये विरोध तो, एक तो विरोध ही हो गया, और इस विरोध के अलावा जो दूसरी मुख्य बात ये हो जाती है कि बांग्लादेश में जब चुनाव होता है, तो जब चुनाव, जैसे जब हम बात करें इलेक्शन की बात करते हैं, तो इलेक्शन के समय एक केयर टेकर गवर्नमेंट की नियुक्ति की जाती है, केयर टेकर गवर्नमेंट की नियुक्ति की जाती है, केयर टेकन गवर्नमेंट की नियुक्त की जाती है। तो जो केयर टेकन गवर्नमेंट होती है, उस चुनाव की, जो उस समय चुनाव चल रहा होता है, इस सम उसको क्या होता है, उसकी निगरानी करती है। बट यहाँ पे बात ये होती है कि जो ये केयर टेकर गवर्नमेंट होती है, इसको क्या कर दिया जाता है, केयर टेकर गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। मतलब अब इलेक्शन के समय कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी, जो तत्कालीन जिसका शासन होगा वही क्या होगी, गवर्नमेंट होगी। अब इसका क्या होता है, विरोध होता है, और विरोध होता है। और इसी विरोध में जो 2024 का अभी इलेक्शन होता है, 2024 का जो इलेक्शन होता है,
उसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है, मुख्य विपक्षी पार्टी होती है, वो चुनाव का बाइकआउट कर देती है। मीन्स जो खालिदा जिया होती है, मुख्य पार्टी कौन होती है? मुख्य तो बीएनपी है। अब बीएनपी के मुख्य कौन है? खालिदा जिया। खालिदा जिया ये बीएनपी की मुख्य है। और खालिदा जिया यहाँ पे क्या कर देती हैं? खालिदा जिया का यहाँ पे बाइकआउट करती हैं। और इस तरीके से 300 सीट में से टोटल यहाँ पे इनके इलेक्शन को चुनाव जीतने पे भी एक इल्जाम लगता है कि इन्होंने क्या किया है, गलत करके चुनाव जीता है। और टोटल 300 सीटों में से 200 सीट के साथ ये फिर से चौथी टर्म फोर्थ टर्म में प्राइम मिनिस्टर बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है। और अभी जो चुनाव हुआ इनका किस तरीके से बहिष्कार हुआ, और वहां पे मिलिट्री ने शासन, अब क्या है, वर्तमान में मिलिट्री का शासन है। और इनको इनको रातों रात क्या आना पड़ा, भारत आने पड़ा, इस तो आप अवगत है। बात कर लेते हैं न्यूज की, बात कर लेते हैं आज की जो मुख्य न्यूज की बात कर लेते हैं। तो अभी जो आज की हेडलाइन थी उसमें बात करें कि मोहम्मद यूनिस जो थे, मोहम्मद यूनिस जो थे, ये क्या कर लिए हैं, ये एक्सेप्ट कर लिए हैं, ये एक्सेप्ट कर लिए हैं। इनको क्या बनाया गया, आर्मी के तरफ से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया था, उनको एज ए हेड एडवाइजर बनना, ये क्या कर लिए हैं, स्वीकार कर लिए हैं। अब जो आर्मी के तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया, उसके हेड एडवाइजर कौन होंगे, मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। एक तो बात तो हो गई। अब मोहम्मद यूनिस के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। जैसे इनको क्या हुआ, 2006 में इनको क्या मिला है, नोबेल मिला हुआ है, नोबेल मिला हुआ है। अब नोबेल किस में मिला हुआ है ये आपको समझना होगा। तो नोबेल मिला हुआ है माइक्रो लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए, किसके लिए, माइक्रो माइक्रो लेंडिंग एक्टिविटीज के लिए। एक तरह से इन्होंने इनका जो ये माइक्रो लेंडिंग का कॉन्सेप्ट था, एक तरह से रिवोल्यूशन ला दिया है। मतलब इनका उद्देश्य क्या था, अगर हम माइक्रो लेंडिंग एक्टिविटीज को समझे, तो माइक्रो लेंडिंग में क्या किया जाता था, छोटे लोन, छोटे छोटे क्या किया जाता था, छोटे लोन मुहैया कराया जाता था। यहाँ पे क्या किया जाता था, छोटा लोन, छोटी अमाउंट का लोन, छोटी राशि का राशि का क्या किया जाता था, लोन उपलब्ध कराया जाता था। तो जो गांव लेवल पर ग्रामीण में एक छोटी छोटी राशि के लिए लोन लेना क्या हो गया, संभव हो गया, ये माइक्रो लेंडिंग के कॉन्सेप्ट के द्वारा। छोटा लोन क्या हो गया, ये मुख्यतः जो काम किया जाता था, ये किसके द्वारा किया जा रहा था, एक ग्रामीण बैंक के द्वारा किया जा रहा था। इसका मुख्य काम कौन कर रहा था, एक ग्रामीण बैंक के द्वारा ये काम किया जा रहा था। तो इस तरीके से हम मोहम्मद यूनुस के बारे में देखते थे। एक्चुअली इनको पहले भी क्या है, एडवाइजर बनाने की बात की गई थी, बट इन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि वो पॉलिटिकल नॉट इंटरेस्टेड है ये बनने के लिए, हेड लेने के लिए बात। बट अभी इन्होंने स्वीकार कर लिया, और अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उसको हेड के रूप में काम करेंगे। तो नेक्स्ट ये हो क्या, तो इस तरीके से हमारी पहली न्यूज क्या होती, कंप्लीट होती, जिसको हमने डिटेल में देखा। अब हम बात कर ले इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मोहम्मद यूनिस और अमर सेन के बारे में बात किया गया है, और कुछ इंपोर्टेंट डिटेल जो दी गई है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप पीडीएफ आपको अवेलेबल है, जैसा आपको पता ही है कि इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, प्रीलिम फैक्ट है। मेजर इसकी पॉइंट क्या है, इसकी पॉइंट है जुडिशियस यूज ऑफ सैक्रोलोज, जुडिशियस यूज ऑफ सुक्रोलोज एज अ सुगर सब्स्टिट्यूट हेल्प डायबिटीज। न्यू एक स्टडी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, वो हमारे डायबिटीज के रोगियों के लिए हेल्प कर देता है। जो एक तरह से न्यू स्टडी है। न्यू स्टडी कैसे, इसकी बात हम कर लेते हैं दोस्तों। डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी होती है, डब्ल्यूएचओ की एक स्टडी, इसके पहले जो अभी स्टडी आई है उसके पहले एक डब्ल्यूएचओ की स्टडी आती है, उसमें बात किया गया नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर। यहाँ पे बात की जो न्यूट्रिटिव न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर स्वीटनर नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, इसको क्या बोलते हैं, जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर होता है उसको बोलते हैं क्या है दोस्तों, एन 60 में एनएनएस बोलते हैं। और एनएनएस का जो पहले स्टडी थी उसको ये बताया गया कि अगर एनएनएस का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वेरी हाई यूज करते हैं, तो ये क्या होता है, ये जो डायबिटीज होता है, डायबिटीज या अन्य शुगर को, जो शुगर के संबंध में होती हैं बीमारियां, उसको बढ़ाती हैं। ये डब्ल्यूएचओ की पहले की स्टडी थी कि अगर हम नॉन नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर का यूज करते हैं, ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो डायबिटिक जैसी समस्याओं को क्या करता है, बढ़ावा देता है।
अब बात कर लेते हैं नॉन न्यूट्रिटिव जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, एनएनएस की बात कर लेते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर ये क्या होता है दोस्तों? तो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर क्या होता है, अगर हम एग्जांपल के बारे में बताएं कि जैसे आपने सब लोग ने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी, कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कोल्ड ड्रिंक में आप जब पिए होंगे तो कोक जीरो तो पिया ही होगा, कोक जीरो। अब कोक जीरो क्या होता है दोस्तों? कोक जीरो में ये दावा किया जाता है कि इसमें 0% शुगर है, 0% शुगर है। अगर आप कोक जीरो के कंटेंट को देखोगे, अगर आप इसके इसके कंटेंट को देखोगे, मतलब किन चीजों से बना है, इंग्रेडिएंट देखोगे, तो इसमें एक चीज आपको दिखेगी क्या? अस्पर्टेट, अस्पर्टेट दिखेगा, अस्पर्टेट दिखेगा। ये दोस्तों अस्पर्टेट क्या है? ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर ही है अस्पर्टेट। अब अस्पर्टेट क्या है? एनएनएस, ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर ही है। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर क्या है होता है। अब अच्छा, इसके बारे में हम ये बात कर लेते हैं कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर तो हमने समझ गया कि अच्छा, तो जो कोल्ड जीरो, कोल्ड कोक जीरो जो हमने कोल्ड ड्रिंक पिया, उसमें हमने इंग्रेडिएंट में देखा तो अस्पर्टेट था। अभी अस्पर्टेट क्या होता है? मतलब अस्पर्टेट जो है, कोल्ड ड्रिंक मीठी तो है बट उसमें शुगर का कंटेंट नहीं है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। तो जो दोस्तों नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर होता है, एनएनएस होता है, एनएनएस होता है, इसमें क्या होता है, एनएनएस के जो एक तरह से हम देखेंगे, जो इसके इंग्रेडिएंट होता है, ये क्या होता है, नॉट डाइजेस्टेड ह्यूमन बॉडी होता है। ये क्या होता है, नॉट डाइजेस्टेड होता है, नॉट डाइजेस्टेड होता है। मींस इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होती है, एंजाइम जो होता है, वो हमारी बॉडी में, एंजाइम जो होता है वो हमारी बॉडी में उपलब्ध नहीं होता है। तो ये जो एनानास होते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते। जब हमारी बॉडी में ये डाइजेस्ट नहीं होते, तो ये शुगर के लेवल को अफेक्ट नहीं करते, मीन्स ये शुगर को लेवल को बढ़ाते नहीं। इस तरीके से एनानास काम करता है। अब हम बात करें कि एनानास कई तरीके से, जैसे हमने बात किया एनानास, जैसे अस्पार्टेट की बात किया, अस्पार्टेट ये क्या हो गया, एक तरह से एनानास है। दूसरा हमने बात किया, और एक तरह से और आपको देखने को मिल जाएगा, स्टीवा देखने को मिल जाएगा, स्टीवा देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टडी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे किसकी स्टडी की जाती है? यहाँ पे सुक्रालोज की स्टडी, सुक्रालोज, सुक्रालोज। जिस तरीके से अपस्टेट स्टीवा है, उसी तरीके से सुक्रालोज भी क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अब यहाँ पे जो न्यू स्टडी है उसके बारे में, ये सुक्रालोज के बारे में स्टडी है। मींस ये भी क्या है, सुक्रालोज भी एक आर्टिफिशियल क्या है, आर्टिफिशियल स्वीटनर या कि नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर है, मींस ये क्या है, एनएनएस है। अब यहाँ पे जो न्यू स्टडी अभी की, जो इस ये न्यूज में किया हुआ है, क्योंकि एक नई स्टडी आई है, ये स्टडी बताती है कि अगर हम एनएनएस का हम कंट्रोल्ड यूज करते हैं, कंट्रोल्ड एनएनएस का अगर हम, एनएनएस का अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल 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 मैनर में हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो शरीर है, बॉडी के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल होगा। और हेल्पफुल यहाँ पे ये भी बात की गई है कि जो टाइप 2 डायबिटीज होगा, टाइप 2 डायबिटीज के लिए हेल्पफुल है। तो मीन्स जो पहले की स्टडी थी उससे अपोजिट स्टडी हो जाती है। तो इस तरीके से न्यू स्टडी कहती है कि अगर हम नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर का उपयोग करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में, तो ये हमारे टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट है उनको क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो इस तरीके से ये न्यूज कंप्लीट हो जाती है। और हम कुछ डिटेल में देख लेते हैं इस न्यूज के बारे में। हाँ, तो ये कुछ सुक्रोज के बारे में जानकारी दी हुई है। बेसिक जो बातें थी उसका हमने डिस्कशन कर लिया। जो रिमेनिंग चीजें हैं आप हमारी पीडीएफ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की जो दूसरी न्यूज हो जाती है सिग्निफिकेंट ऑफ तीज। ये तीज जो त्योहार है, हरियाली उत्सव है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो डिटेल है उसमें गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट है एक एक ये भी स्टडी है, ये भी हमारे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक बात किया गया है कि 2024 के अध्ययन से हमको पता चला है कि जो 25 साल पहले जो गंगा नदी का जो तंत्र था, वो किससे, भूकंप के कारण, एक बड़े भूकंप के कारण क्या हुआ है, इसमें परिवर्तन आ गया है। तो ये एक स्टडी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, इसलिए हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। ये कैसे हमारे नदी तंत्र में परिवर्तन आया, इससे भूकंप के द्वारा, इसके बारे में बात करती है। तो ये न्यूज हो जाती है आज के लिए, इसको आप हमारी पीडीएफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात आ जाती है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी भोज वेटलैंड के बारे में। किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे भोज वेटलैंड की बात की जाएगी। भोज वेटलैंड, भोज वेटलैंड है क्या, तो ये क्या है, मध्य प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के कहाँ पे है, भोपाल जिले में है।
भोपाल जिले में है। और ये मानव निर्मित झील है, एक ऐसी है, ये मानव निर्मित झील है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, मानव निर्मित झील है। और 11वीं सदी में, 11वीं सदी में क्या हुआ था, 11वीं सदी में राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, राजा भोज के द्वारा निर्माण किया गया था। और जो इसको इसी के 1965 में यहीं पे क्या किया गया था, भदभदा बांध बनाया गया था, भदभदा बांध बनाया गया था, ध्यान रखना है आपको। और 2002 में जो ये भोज झील है, इसको 2002 में क्या हो गया था, रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था, रामसर, रामसर स्थल को रामसर स्थल घोषित कर दिया गया था। तो इस तरीके से इस न्यूज के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल ये हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आज की जो हमारी नेक्स्ट न्यूज पे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज ये आज का एडिटोरियल हुआ, जिसको ये दो जो है दो ये दो लोगों ने डिटेल्ड स्टडी की है। ये किस पे बेस्ड है, अगर हम बात करते हैं तो कंटिन्यूइंग द पुअर हैविंग मल्टी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल। एक्चुअली दोस्तों ये न्यूज किस पे बेस्ड है, इसको बात कर लेते हैं। तो ये अभी क्या हुआ है, अभी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे किया गया है। और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो डाटा होंगे वो कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पे बारे में बात किया गया है। तो हम इसके बारे में डिटेल्ड की बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया है अभी हाल ही में। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर इसको बात करें हम, तो क्या है, हाउस होल्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन 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 एक्सपेंडिचर 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 सर्वे, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, सर्वे हुआ है। इसी के बारे में राइटर क्या है, राइटर का अपना क्या है, कैलकुलेशन है इसके बारे में। अब बात करते हैं जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो ये 2022-23 का डाटा है, ये किसके लिए, 2022 और 2023 का क्या किया गया है, ये डाटा का उपयोग किया गया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये क्या है, पावर्टी लाइन, जो पावर्टी को मेजर करने का मुख्य उद्देश्य है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि हमारे भारत में पावर्टी का कैसे हम डिसाइड करते हैं, पावर्टी का मेजर कैसे करते हैं। तो जब इसकी बात आ जाती है, तो अगर हम यहाँ पे पहली बात तो इसमें ही किया गया है। दूसरी बात यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ पावर्टी, मेजरमेंट अगर हम बात करें तो मेजरमेंट ऑफ पावर्टी की बात आती है। तो मेजरमेंट ऑफ पावर्टी, तो पावर्टी को कैसे भारत में मेजर किया जाता है, दूसरी बात ये जाती है। तो आपको समझना होगा भारत में गरीबी का जो मापदंड है कैसे निर्धारित किया जाता है। तो इसके लिए डिफरेंट कमेटी का गठित किया जाएगा। बहुत सारी क्या हुई कमेटी बनी है, बहुत सारी कमेटी बनी है। जैसे अगर हम बात करें तो अलग कमेटी, अलग अलग कमेटी, रथ कमेटी, अलग कमेटी, रथ कमेटी, लकड़वाला कमेटी, लकड़ वाला कमेटी। और बात करें तो अगर हम लेटेस्ट अगर बात कर लेते हैं तो तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर कमेटी। और अभी सबसे लेटेस्ट अगर बात करें तो रंगराजन कमेटी। ये डिफरेंट कमेटी गठित की गई है और इन कमेटी के मापदंड के बेस पे हम गरीबी का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो मुख्य जो आधार है, मुख्य अगर गरीबी के निर्धारण का मुख्य आधार है वो कैलोरीफिक है, मींस कैलोरी बेस्ड है। हम अभी जो गरीबी का मुख्य आधार किस पे बनाते हैं, कैलोरी बेस्ड पे करते हैं। अब इन्होंने क्या, डिफरेंट जो कमेटी थी उन्होंने ये बात किया कि मिनिमम कैलोरी, एक इंसान को जितनी मिनिमम कैलोरी कितनी नीडेड है, मिनिमम कैलोरी की जरूरत कितनी है, नीड कितनी है। अभी मिनिमम कैलोरी नीड में इंक्लूड किस बात को किया जाता है, किस बात को, जैसे मिनिमम कैलोरी की नीडेड किसने है, तो इसमें केवल किसने, ओनली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। अगर हम बात करेंगे यहीं पे तो जो केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। अभी अभी तक जैसे हमने बात की है रथ कमेटी, अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, ये सब क्या करते हैं, ये बताते हैं कि एक इंसान को मिनिमम कैलोरी की नीड कितनी है, उस कैलोरी की नीड पे केवल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है। बट दोस्तों इसमें जो अभी हुई ये तेंदुलकर, अगर इसमें हम चेंजेस की बात किया गया कि वर्तमान में क्या किया गया, चेंजेस किया गया। अब इसमें चेंजेस क्या किया गया, अगर हम चेंजेस की बात करें तो चेंजेस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो चेंजेस में किया गया कि जो तेंदुलकर कमेटी थी, अगर हम बात करें यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी की, अगर हम बात करते हैं चेंजेस में, तो यहाँ पे हम तेंदुलकर कमेटी की बात करते हैं। तेंदुलकर
तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी और रंगराजन कमेटी। तेंदुलकर और रंगराजन दोनों कमेटी ने क्या किया, इसमें बदलाव किया। अब बदलाव क्या किया कि यहाँ पे अभी जो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते थे, इसके अलावा नॉन कंजम्पशन को भी इंक्लूड किया। इसके अलावा क्या किया, नॉन कंजम्पशन को भी इंक्लूड किया, कंजम्पशन को भी इंक्लूड कर लिया। मतलब पहले हम केवल क्या करते थे, जो केवल फूड आइटम क्या होते थे, केवल फूड आइटम के एक्सपेंसेस को ही काउंट करते थे। बट अब हम फूड के अलावा नॉन फूड आइटम को भी हम क्या करने लगे, इंक्लूड करने लगे। इसके पीछे का तर्क क्या था कि जो पहले की कमेटी थी वो फूड आइटम को ही इंक्लूड करती थी, अदर देन फूड आइटम उनका यह मानना होता था कि जो नॉन फूड आइटम अदर देन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते थे वो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते थे। जैसे हम बात करें कि यहाँ पे स्कूल की फैसिलिटी की बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा हो गया या कि स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ की बात करें, हेल्थ की बात करते हैं, ये सब किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। और इसके द्वारा जो बची हुई चीजें हैं उसको हम कैलोरिफिक वैल्यू में काउंट कर देते थे। बट ड्यूरिंग 1991 के फेज के बाद ये देखा गया कि यहाँ पे जो ये मुख्य सुविधाएं हैं गवर्नमेंट उसमें पूरी तरह से नहीं दे पा रही थी। इसके बाद जो तेंदुलकर कमेटी बनी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी ने इसको जो हम बात करें कैलोरी वैल्यू में फूड आइटम के अलावा नॉन फूड आइटम को भी इंक्लूड करते हैं। अब बात करें रिसेंट में गवर्नमेंट ने, अगर हम रिसेंट की बात करते हैं तो रिसेंट ने गवर्नमेंट ने ये जो पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट था, पॉवर्टी लाइन का जो कॉन्सेप्ट था गरीबी के मापन को, इसको हटा दिया है। इसके जगह पे न्यू कॉन्सेप्ट लाया है। न्यू कॉन्सेप्ट में हम पॉवर्टी आज की डेट पे कैसे मेजर करते हैं, जो न्यू कॉन्सेप्ट आया है वो मल्टी मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू आया है। पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू आज की डेट पे जो हमारा पॉवर्टी का मेजरमेंट होता है, पॉवर्टी लाइन से ना होके हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के थ्रू करते हैं। अब बात आ जाती है यहीं पे, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, कौन इसको बनाता है, तो इसको नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है। नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है। अगर इसी को हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि जो एमपीआई है हमारा, एमपीआई है वर्ल्ड लेवल में यूएन के द्वारा जारी किया जाता है। यूएन के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। वहीं भारत में कौन जारी करता है, भारत में नीति आयोग जारी करता है। और दोस्तों जो यूएन के द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, उससे भी ज्यादा आयाम को जो नीति आयोग के द्वारा पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया जाता है, शामिल किया जाता है। अगर जहां हम नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं उसमें हम 12 आयाम को शामिल करते हैं, 12 डायमेंशन को शामिल करते हैं, 12 डायमेंशन शामिल होता है। और वहीं जो हम यूएन के द्वारा जारी किया जाता है उसमें 10 आयाम, 10 डायमेंशन ही केवल शामिल होते हैं। इस तरीके से एक हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ज्यादा उसको हम एक सेक्टर को इंक्लूड करते हुए आज पॉवर्टी के लिए हम एक तरह से मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात की जाती है कि आज जो इसमें बात किया जा रहा है रिसेंट में, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है। तो अब इसका यूटिलाइजेशन किसमें है, अब तो हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर जारी कर रहे हैं, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका उपयोग क्यों है, तो दोस्तों इसका यूज जो हम का इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये हम पुअर कितने नंबर ऑफ पुअर हैं इसको काउंट करने के लिए हम कौन सा डाटा यूज करते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डाटा की यूज करते हैं। अब इसी बेस पे हम पॉवर्टी लाइन ना होके पुअर की संख्या तो हमको जानना है कितने परसेंट हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, तो इसके लिए हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डाटा यूज करेंगे। और इसको यूज करके हम अर्बन पुअर अर्बन अर्बन पुअर और साथ में रूरल पुअर, रूरल है ग्रामीण जो गरीब है उनकी संख्या को हम ज्ञात करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारी फाइंडिंग होगी इसके लिए निर्धारण के लिए हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का उपयोग करेंगे। इसीलिए राइटर यहाँ पे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के सर्वे के डिफरेंट डायमेंशन की बात करता है, वो हमारे लिए कितना यूजफुल है और उसमें जो कुछ चैलेंजेस है उसकी बात करता है। दोस्तों इस तरह से हमने इस टॉपिक को डिटेल रूप से डिस्कशन किया। रिमेनिंग चीज हमारी पीडीएफ में गिवन है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज के डिस्कशन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप तक चीजें पहुंच पा रही होंगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।